हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो अब आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, कई क्लासेस को पढ़ाती हूँ। तो आज किस क्लास को लेकर आई हूँ, क्या लेकर आई हूँ? आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th। ये तो आप देखकर ही समझ गए होंगे। क्लास 11th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। तो इन दोनों ही जब कोर्स अलग हैं तो जाहिर सी बात है बुक्स भी अलग होंगी। तो पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि आप कौन सा कोर्स लिया हुआ है आपने, और उसमें बुक्स अलग अलग चल रही हैं। जैसे कि हम कोर पढ़ते हैं, तो आज जैसे कोर पढ़ रहे हैं तो कोर में हमारी 3 बुक्स चलती हैं। पहला है आरोह भाग 1, दूसरी है विधान भाग 1 और तीसरी है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है ना। तो अभिव्यक्ति माध्यम एक ऐसी बुक है जो आपकी क्लास 11th में भी चल रही है, 12th में भी चल रही है, प्लस जो 11th के चैप्टर हैं वो कोर और इलेक्टिव दोनों में ही आ रहे हैं। तो इनको करते समय जब ये बुक मैं आपको कराऊंगी तो सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। लेकिन आ जाते हैं अभी जो हम बुक लेकर आए हैं, वो बुक लेकर आए हैं हम आरोह भाग 1। ये बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो सबसे पहले हमारा गद्य खंड आता है। तो आज हम गद्य खंड का जो चैप्टर लाए हैं वो है विदाई संभाषण। यानी कि जब कोई विदा होता है तो उसको विदा करने के लिए हम कुछ शब्दों को बोलते हैं। अब विदाई किसी की भी हो तो थोड़ा करुणा उत्पादक तो होती ही है, करुणा तो वो सारी चीज़ें इस पार्ट में दिखाई गई हैं। तो ये पार्ट हमने पढ़ा है, यानी कि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर चुके हैं। तो आज क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। एक प्रश्न है, 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक करना है। तो ये क्वेश्चन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमसे अब दोनों ही पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो सब्जेक्टिव तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में कर लिए हैं, मल्टीपल चॉइस ज़रूरी होता है ना, क्योंकि एक अब इसको इसलिए ज़रूरी बताया गया है क्योंकि ये किसी भी तरीके से कहीं पे लेखक से पूछ सकते हैं, लेखक का जीवन परिचय पूछ सकते हैं, उनकी भाषा शैली, भाषागत विशेषताएं, पाठ परिचय, पाठ शब्द अर्थ कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो जब भी आप किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज रेडी कर रहे हो तो ध्यान रखना कि बहुत सावधानी से हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़िएगा, तभी आप एमसीक्यू के लिए पूरी तरीके से परफेक्टली रेडी होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस तो लेकर आई हूँ, ऐसे ही हम लोग के सॉल्व हो जाएंगे। चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न है, विधायी संभाषण पाठ के लेखक कौन है? देखिए मैंने बोला ना कि जो है वो लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनको जो सम्मान, उनकी मृत्यु, जन्म स्थान, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पहले पूछ लिया गया कि भाई ये जो पाठ आया हमारे सामने विदाई संभाषण, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बालकृष्ण गुप्त, बालमुकुंद गुप्त, बालकिशन गुप्त या बाल गोपाल गुप्त। अगर आपको याद है तो ध्यान से जल्दी से फटाफट लगा दीजिए, वो है बालमुकुंद गुप्त। प्रश्न संख्या 2 है, बालमुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ? अब जाहिर सी बात है लेखक के बारे में पूछा जा रहा है तो जन्म स्थान, उनकी रचनाएं, सब कुछ पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पर उनका जन्म पूछ लिया गया 1862, 1863, 1864 या 1865। तो इनका जन्म कब हुआ? वो हुआ 1865, यानी कि 1865 में उनका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 3, बालमुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ, यानी कि उनका जन्म स्थान क्या है, बर्थ प्लेस जिसे हम बोलते हैं? गुड़गांव, गुड़याना, गुड़यानी या गुड़ मंडी। तो उनका जो जन्म स्थान है वो है गुड़यानी। देखिएगा जहां पर आप अपनी बुक में भी अगर चाहो तो अभी देख सकते हो, जहां लेखक के बारे में दिया हुआ है उनका जन्म स्थान का परिचय वगैरह सब कुछ वहां पर मेंशन है। प्रश्न संख्या 4 है, बालमुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय क्या थे? राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय क्या थे? अब क्या है, पत्रकार, अध्यापक, व्यवसायी या क्रांतिकारी? तो वो क्या थे? वो थे एक पत्रकार। अब इसको ऐसे समझिए, राष्ट्रीय नवजागरण जो है वो एक अखबार का नाम है, न्यूज़पेपर। तो उसमें वो एज एक रिपोर्टर जो है वर्क करते थे, यानी कि पत्रकार के तौर पर काम किया करते थे। प्रश्न संख्या 5 है, बालमुकुंद गुप्त का निधन कब हुआ, अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई? 1902, 1904, 1906 या 1907 को? अब ये उन्हीं के लेखक, जब आप परिचय में आएंगे तो उनकी रचनाओं के बाद लिखा हुआ है उनका निधन। तो उनकी मृत्यु हुई है 1907 में, यानी कि
में 1907 में उनकी मृत्यु हुई है। प्रश्न संख्या 6 है, आप इस देश से अलग होते हैं का आश्रय क्या है। अब यहाँ पर जो क्या कहते हैं अंग्रेजी शासक है जिनकी विदाई के लिए ये पूरा लिखा गया है, उन्होंने अलग होने का, उनके अलग होते हुए ये सारे शब्द बोले गए हैं। तो ये उन्होंने लिखा कि आप इस देश से अलग होते हैं। अब इस देश अर्थात भारत से अलग होने का उनका तात्पर्य क्या है। यहाँ से निलंबित किए जाते हैं, यहाँ से भगाए जाते हैं, यहाँ से त्याग पत्र देते हैं, यहाँ से निष्कासित किए जाते हैं। तो भाई उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया, त्याग पत्र देने के बाद अंग्रेजी सरकार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें वापस जो है ब्रिटेन भेज दिया। तो सीधे सीधे क्या है, आपको यहाँ से अलग किया जाता है अर्थात भगाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी जो आपको कंफ्यूजन शुरू होगी, ध्यान दीजिएगा कि भाई उन्हें निलंबित नहीं किया गया था, यानी कि उन्हें उनके पद से हटाया नहीं गया था, उन्होंने त्याग पत्र दिया था। तो उस कंडीशन में आपका ये ऑप्शन सही होना चाहिए कि भाई उन्हें यहाँ पर क्या कहते हैं त्याग पत्र दिया गया, उन्होंने त्याग पत्र दिया। त्याग और निष्कासित इसलिए नहीं किया गया अर्थात उनको यहाँ से जो है निष्कासित करने का तात्पर्य होता है एक देश से दूसरे देश ट्रांसफर किया गया, मतलब भेज दिया गया। तो यहाँ पर उन्हें क्या किया गया था, उनके त्याग पत्र को एक्सेप्ट किया गया था और उनकी सेवाएं यहाँ से समाप्त करके सारा मतलब उनको कर लिया और किसी भी पद पर नहीं भेज, किसी कोई पद पे नहीं थे और उन्हें जो है वापस ब्रिटेन जाने के लिए बोल दिया गया था। निष्कासित करने का तात्पर्य यहाँ होता है कि आपको आपके स्थान से निकालकर दूसरी जगह पर पोस्टेड कर देना, दूसरी जगह पोस्ट कर देना, लेकिन ये चीज नहीं हुई। और यहां से त्याग पत्र देते हैं, त्याग पत्र देना इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि ये चीज आप इस देश से अलग होते हैं, तो त्याग पत्र उन्होंने दिया था, लेकिन ये शब्द वाक्य इसके साथ नहीं बैठता है। तो यहां पर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें यहां से हटाया था, यानी कि भगाया था। क्यों? क्योंकि वो जो चीजें कह रहे थे वो एक्सेप्ट करना सरकार के लिए मुश्किल था। तो उनको क्या किया, उनके त्याग पत्र को, क्योंकि उन्होंने तो धमकी के तौर पे त्याग पत्र दिया था, तो उनके त्याग पत्र को एक्सेप्ट किया और उन्हें यहाँ से भगा दिया। अर्थात अब वो इस तरीके के शासक को नहीं चाहते थे जो यहाँ की जनता को प्रताड़ित करे और यहाँ के कानूनों के मतलब ऐसे कानून लगाए कि जो आगे चलकर अंग्रेजी सरकार के लिए परेशानी का कारण बने। तो सीधे सीधे यहाँ पर क्या हुआ, इन्हें यहाँ से भगाया जाता है, ये इस वाक्य का अर्थ है। लेखक के अनुसार वायसराय और इस देश के निवासियों के बीच कौन सी शक्ति है। अब उन्होंने यहाँ के वायसराय और जो है यहाँ के लोगों के बीच एक शक्ति को बताया। वो शक्ति कौन है? दूसरी शक्ति, तीसरी शक्ति, चौथी शक्ति या कोई नहीं। तो उन्होंने वो शक्ति बताई है तीसरी शक्ति। पहली शक्ति वायसराय, दूसरी शक्ति निवासी और तीसरी शक्ति कौन थी हुई? वो हुए हमारे ईश्वर, क्योंकि उनके हिसाब से ही सब कुछ चलता है। अब हम लोग जैसे हम लोग ईश्वर पे बहुत बिलीव करते हैं, तो हमारा मानना ये है कि चाहे कुछ हो जाए, जो चीज ईश्वर की मर्जी से है वही होगी, है ना। तो तीसरी शक्ति कौन थी? ईश्वर की। लॉर्ड कर्जन ने इस देश में क्या फैलाकर चले गए? लॉर्ड कर्जन इस देश से क्या फैलाकर चले गए थे? प्रेम, उत्साह, आनंद या अशांति? वो उन्होंने फैलाई थी अशांति। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो जिस तरीके से शासन किया जा रहा था, जनता के बीच उसको लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश था, क्योंकि उनके द्वारा जो बंग भंग का जो कार्य किया गया उससे सबसे ज्यादा जनता असंतुष्ट हुई। दूसरे इनके द्वारा जितने भी नियम या कायदे लागू किए जाते उससे भी जनता संतुष्ट नहीं रहती। तो एक तरीके से भारत के अंदर अशांति का माहौल फैल चुका था उनके कार्यों के द्वारा, और इनको यहां से हटाए जाने का भी सबसे बड़ा कारण ये था। उन्होंने तो धमकी के तौर पे त्याग पत्र दिया कर्जन ने कि भाई हमारे जो हमारे मन के व्यक्तियों को चयनित करो, लेकिन जब उनका यहाँ पर ये था कि भाई अगर हमने चयन कर लिया तो इसकी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो इसलिए उनको सीधे सीधे इस वायसराय के पद से हटा ही दिया गया था। प्रश्न संख्या 9 है, लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर किसके समान नचाया? अब एक गर्म तवा लीजिए, उसके ऊपर क्या चीज हम डालेंगे जो नाचती है? क्या होती है वो? रोटी की भांति, पानी की बूंदों की भांति, घी के छौंक की भांति या मालपुए की भांति? तो इसमें क्या चीज है जो तवे पे बहुत तेजी से उछलती है, नाचती है? जब बहुत गर्म तवा हो और उस पर हम पानी की छींटे मार दें तो कैसा होगा? वो बहुत तेज
उछलती है ना, छन 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 की आवाज आती है, आप अगर लिटरली देखो तो वो ऐसे ऐसे कूदती कूदती दिखाई देंगी, होगा ना। तो वो कैसे, पानी की बूंदों की भांति वो नचाया था। तो ये एक प्रतीकात्मक तौर पर चीज थी, ध्यान रखिए कि जैसे एक गरम तवे पे बूंदे नाचती हैं, उसी तरीके से लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर लोग जो हैं वो कूदने के लिए, उनको वो चीज पसंद नहीं, जैसे बूंदों को गर्म पानी पे डालो, तवे पे डालो तो उनको पसंद नहीं है, लेकिन तब भी उनको उस पे, तो उसी तरीके से उन्होंने भारत की धरती उस गर्म तवे के समान कर दी थी, जिसपे भारतीय ना चाहते हुए उन्हें वो सारी चीजें माननी पड़ती थी और उन्हें जो बहुत तकलीफ दे होती थी। प्रश्न संख्या 10 है, लॉर्ड कर्जन और उनकी लेडी की कुर्सी किसकी बनी थी? अब राजा से भी ऊपर उनकी कुर्सियां हुआ करती थी, और वो किस चीज से बनी थी? सोने की, चांदी की, चंदन की या पीतल की? तो जो लॉर्ड कर्जन थे और उनकी वाइफ यानी उनकी लेडी की जो कुर्सी थी वो सभी सोने की बनी हुई थी, यानी कि गोल्ड की बनी हुई थी। प्रश्न संख्या 11 है, जुलूस में लॉर्ड किस पर सवार थे? जब जुलूस निकलता था तो वो किस पर सवार होते थे? हाथी पर, घोड़ा पर, ऊंट पर या बैल पर? तो वो सबसे ऊंची सवारी लेते थे, वो क्या था? हाथी पर। हाथी पर वो सवार हुआ करते थे। लॉर्ड ने किस लाट के मुकाबले पटखनी खाई थी? अब लॉर्ड ने किस लाट के मुकाबले पटखनी खाई थी? संगी, जंगी, तरंगी या फिरंगी? तो उन्होंने जो खाई थी वो थी जंगी लाट के ये मुकाबले पटखनी खाई थी। क्यों? क्योंकि जंगी लाट के द्वारा जो है उनको वो सारी चीजें मानी नहीं गई थी और उनको यहां से हटा दिया गया था। प्रश्न संख्या 13 है, कितने करोड़ प्रजा के कहने पर लॉर्ड ने ध्यान ना देकर बंग विच्छेद किया था? तो बंग विच्छेद आप ध्यान रखिए कि बंगाल का विभाजन किया था। तो ये भारतवासी नहीं चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो, लेकिन तब भी कर्जन ने उनकी बात नहीं सुनी। तो वो रिक्वेस्ट करने वाले उस समय के कितने लोग थे जो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बंग विभाजन ना किया जाए, बंग विच्छेद ना किया जाए? 7 करोड़ लोग, 9 करोड़ लोग, 8 करोड़ लोग या 10 करोड़ लोग? तो पाठ में जो मेंशन है उसके हिसाब से वो है 8 करोड़ लोगों ने ये निवेदन किया था कि इस बंग विभाजन यानी बंग विच्छेद को ना किया जाए, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने किसी की बात नहीं मानी और बंग विभाजन कर दिया था। प्रश्न संख्या 14 है, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो वो कहलाता है? संचालन यानी किसी भी चीज का, कोई भी हो, मान लीजिए जैसे कठपुतली है, तो कठपुतली में डोर किसके हाथ में होती है? संचालन किसके हाथ में? उसको क्या बोलते हैं? सूत घर, सुधाधर, सुख घर या सूत्रधार? तो जाहिर सी बात है, जिसके हाथ में सब कुछ करने की शक्ति हो और सब कुछ उसके हिसाब से हो तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? सूत्रधार, यानी कि जहां पर वो हर एक चीज की रचना कर सकता है। जैसे कठपुतली है, कठपुतली नचाने का काम किसका? जिस व्यक्ति के हाथ में संचालन है उसको सूत्रधार कहेंगे, क्योंकि वो जैसे चाहेगा कठपुतलियों को उस तरीके से नचाता है। तो संचालन की बागडोर किसके हाथ में? उस व्यक्ति के हाथ में। तो वो व्यक्ति क्या कहलाया? सूत्रधार कहलाया। प्रश्न संख्या 15 है, लॉर्ड की जिद किससे बढ़कर थी? अब यहां पर लॉर्ड की जिद से बढ़कर उन्होंने किसी एक जो है आतताई का नाम लिया था, ठीक है, आक्रांता का नाम लिया था। वो कौन था? नादिर शाह, कादिर शाह, शादिर शाह या हार्दिश शाह? तो कौन था वो था आपका नादिर शाह, जिसने की कत्लेआम मचा दिया था दिल्ली में, और दिल्ली के शासक के कहने पर वो रुक भी गया था। लेकिन लॉर्ड कर्जन तो उससे, उनके किसी के कहने से नहीं रुक रहा था। तो सीधे से कहता है उसकी जिद किससे? नादिर शाह से ज्यादा बढ़कर थी। नादिर शाह जो है वो किसी के कहने पर रुकता तो था, मगर ये किसी के कहने पर रुकता नहीं था, उसे हर चीज चाहिए थी। प्रश्न संख्या 16, दिल्ली में कत्लेआम किसने किया था? आसिफ जाह, नादिर शाह, शाह आलम या महमूद शाह? वो भी मैंने आपको बताया किसने किया था कत्लेआम, वो था नादिर शाह, जिसने कि दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया था।
जार शब्द किस देश के तानाशाहों के लिए प्रयुक्त होता है? अब यहां पर कई तानाशाहों का उदाहरण दिया गया था, जिसमें एक नादिर शाह का नाम दिया गया था, दूसरा जार का नाम दिया गया। अब ये जार जो है वो कहां के तानाशाहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वो इस्तेमाल किया जाता है जर्मनी के तानाशाहों के लिए, रूस के तानाशाहों के लिए, ब्रिटिश के तानाशाहों के लिए, या अमेरिका के तानाशाहों के लिए। तो ये कहां के तानाशाहों के लिए? ये इस्तेमाल किया जाता है रूसी तानाशाहों के लिए। रूस के जो तानाशाह हुए उनके लिए जार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, लेखक ने यह विदाई संभाषण किस अंग्रेज शासक की विदाई के समय लिखा था? कौन शासक था? लॉर्ड विलियम, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कार्निवालिस या लॉर्ड कर्जन? तो कौन था? वो थे लॉर्ड कर्जन। यानी कि जब वो यहां से जा रहे थे, जब उन्होंने त्याग पत्र दिया और अंग्रेज जो है द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उन्हें बोला गया कि वापस आप ब्रिटेन चले जाइए, तो जब वो ब्रिटेन जा रहे थे तब बाल मुकुंद गुप्त जी ने अपने जो है विदाई संभाषण, जिसे कि हम लोगों ने शिव शंभू के चिट्ठे से पढ़ा है, ये लिखा। तो ये एक विदाई के समय उनको एक कहते हैं ना, कुछ कहना चाहिए हम लोग को, कोई कहीं जा रहा है, तो वो उस चारी से चीजें कहते हुए उन्होंने ये संभाषण लिखा बाल मुकुंद गुप्त जी ने। तो मेन किसका? जब ये लॉर्ड कर्जन जा रहे थे तब ये विदाई संभाषण लिखा गया, जिसे हमने यहाँ पर पढ़ा है। प्रश्न संख्या 19 है, लेखक ने तीसरी शक्ति किसे कहा है? वायसराय, लॉर्ड कर्जन को, भारतीय जनता को, ईश्वर को या अंग्रेजी सरकार को? अभी हमने बोला था ना, वायसराय और जो है भारतवासियों के बीच एक शक्ति और बताई, तो वो शक्ति थी तीसरी शक्ति। अब ये तीसरी शक्ति किसको कहा गया है, किसको बोला गया है? वो कहा गया है ईश्वर को, यानी कि भगवान को। प्रश्न संख्या 20 है, लेखक के अनुसार कौन सा समय करुणोत्पादक होता है? करुणोत्पादक यानी कि जहां पर करुणा जो है बहुत पैदा हो रही हो। तो करुणा अब क्या होती है? जहां पर हमें दुख या तकलीफ होती है तो हमको अंदर से अच्छा फील नहीं होता, कभी कभी जो है करुणा के कारण बहुत सारे लोग रोने भी लगते हैं। तो वो जो करुणा उत्पादन यानी करुणा है वो एक रस है, करुण रस बोलते हैं जिसको हम। तो उस भाव की उत्पत्ति यहाँ पर किस कारण हो रही है? क्या कारण है? जन्म का कारण, बिछड़ने का, मृत्यु का या मिलन का? तो जो इस पाठ में दिया गया है कि वो स्थिति कौन सी है, वो स्थिति है बिछड़ने की। अब ये किसके बिछड़ने की है? लॉर्ड कर्जन की, और यहां से बिछड़ने की स्थिति को करुणोत्पादक बताया गया। अब इसी के जरिए उन्होंने जो है दो गायों का भी उदाहरण दिया, एक बहुत शक्तिशाली थी, एक कमजोर थी। दो गायें थी ना उनके पास, शिव शंभू के पास, उन्होंने बताया। तो वो चीज उन्होंने बताने के प्रयास किया है कि जब कभी भी हम कोई भी, चाहे जितना बड़ा आतताई हो, जब बिछड़ता है तो हमें कुछ ना कुछ जो है तकलीफ होती ही होती है, चाहे वो हमारा जितना भी बुरा करके ही क्यों ना जा रहा हो। प्रश्न संख्या 21 है, शिव शंभू के पास कितनी गायें थी? 2, 3, 4 या 5? वो तो मैंने अभी आपको 2 मिनट बता दिया कि वो 2 गायें थी, एक बहुत कमजोर थी और दूसरी बहुत शक्तिशाली थी, और शक्तिशाली हमेशा जो है कमजोर को परेशान करती थी। शिव शंभू ने अपनी कौन सी गाय पुरोहित को दान में दी थी? कौन सी गाय? अभी हमने बताई 2 गायें थी, एक कमजोर थी, एक शक्तिशाली थी। अब आपको बताना है उन 2 गायों में से उसने कौन सी गाय जो है वो दान में दी, कमजोर दी या शक्तिशाली दी? कमजोर, शक्तिशाली, बिना सींग वाली या बिना दूध देने वाली? तो उसने दी थी शक्तिशाली गाय, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी, उस गाय को उठाकर उन्होंने पुरोहित को दान में दे दिया था। लॉर्ड कर्जन ने के शासनकाल रूपी नाटक का अंत कैसे हुआ? अब यहाँ पर जो उनका शासनकाल था, अब यहाँ पर देखो उन्होंने 2 बार शासनकाल किया था, ठीक है, 2 बार उन्होंने शासन किया था, जो भी हम आगे आपको बताएंगे। तो इस शासनकाल के दौरान जब उनका दूसरा शासनकाल का अंत हुआ तो उसको हमारे लेखक ने एक नाटक का नाम दिया। अब वो नाटक का अंत किस तरीके से हुआ था? सुखांत, हास्यपद, दुखांत या अधूरा? तो जो हमारे लेखक ने दिया है वो है दुखांत, कि मतलब वो कर्जन ने सोचा नहीं था कि अंग्रेजी सरकार उनके साथ ऐसा कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो अंग्रेज सरकार के नुमाइंदे बनकर आए।
वायसराय बनकर आए, यहाँ पर पूरी तरीके से वो राज कर रहे थे और हर तरीके से अंग्रेजी सरकार की वो को मजबूत करने में मदद कर रहे थे। लेकिन वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली मानने लगे थे, जिसकी वजह से वो अंग्रेज सरकार के कई जो है फैसले नहीं मानते थे या उनके कई आदेशों का पालन नहीं करते थे। तो इस वजह से अंग्रेजी सरकार को उन्हें यहां से हटाना पड़ा। तो एक तरीके से ये दुख ही था, क्योंकि कर्जन ने खुद इस चीज के बारे में नहीं सोचा था। तो इस नाटक का अंत दुखांत हुआ। प्रश्न संख्या 24 है, इस पाठ में सूत्रधार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अब हमने बताया ना, जिसके हाथ में संचालन की डोर होती है वो सूत्रधार कहलाता है। अब इस पूरे पाठ में वो संचालन करने वाला व्यक्ति कौन है? जिसके हाथ में पूरी तरीके से बागडोर है, यानी कि जो सूत्रधार है। लेखक के लिए, लॉर्ड कर्जन के लिए, ईश्वर के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सूत्रधार के रूप में लॉर्ड कर्जन के लिए बोला गया है, क्योंकि हर एक चीज का वो सूत्रधार कौन थे? लॉर्ड कर्जन ही थे। हर चीज का फैसला लेना, सब कुछ करना, वही तो सूत्रधार थे कि नहीं थे? चाहे बंग विभाजन का फैसला, जहां पर जनता इतनी उनके खिलाफ थी, उसके बावजूद उन्होंने ये काम किया, तो इसलिए उनको सूत्रधार के रूप में कहा गया है। प्रश्न संख्या 25 है, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है। इस वाक्य में लीलामय किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अब यहाँ पर पर्दे के पीछे, यानी कि अब जैसे मान लीजिए ये है, अब इसके पीछे की कोई बात होगी तो वो बोला गया उस पर्दे के पीछे किसी और की लीला की लीलामय चल रही थी। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? वो लीलामय व्यक्ति किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? लॉर्ड कर्जन के लिए, लेखक के लिए, शिव शंभू के लिए, या ईश्वर के लिए? तो ये इस्तेमाल किया गया है ईश्वर के लिए, कि मतलब कोई चाहे जैसा भी कुछ भी कर ले, लेकिन सबसे आखिरी फैसला किनका? ईश्वर का होता है। उनके हिसाब से ही सारी चीजें होती हैं, संपन्न होती हैं, चाहे आप जितना भी कुछ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 26 है, नींद और भूख हराम करने का अर्थ क्या है? नींद और भूख हराम करना क्या है? ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है? नींद और भूख समाप्त होना, नींद और भूख में आराम करना, परेशानी में डालना, या आराम करना। तो नींद और भूख हराम करने का तात्पर्य होता है परेशानी में डालना। अर्थात देखिए, हम जब आराम से रहते हैं तो हमें नींद भी बड़ी अच्छी आती है ना, खूब पेट भर के खाते हैं और तन के सोते हैं, यही होता है। अब यहाँ पर आ जाइए विपरीत स्थिति में, यानी कि जब हम कभी टेंशन में होते हैं या हम परेशानी में होते हैं तो ना हमें भूख लगती है और ना ही हमें नींद आती है। ठीक है, नहीं आती ना, बिल्कुल नहीं आती। तो वो कंडीशन हमारे लिए क्या होती है? परेशानी की कंडीशन होती है। और अगर हम ये बोले कि हम तुम्हारी नींद और भूख हराम कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है? हमारे द्वारा कोई परेशानी उसके लिए क्रिएट की जाएगी ताकि उसकी नींद और भूख उड़ जाए। तो इसका सही अर्थ क्या हुआ? परेशानी में डालना। मैं जो हूं किसी की नींद और भूख हराम कर रही हूं, अर्थात मैं किसी को परेशानी में डाल रही हूं। या मैं ऐसा बोलूं कि मेरी नींद और भूख हराम हो गई है, अर्थात मैं खुद परेशानी में पड़ गई हूं। तो ये इसका अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 27 है, दिल्ली में किस राजा की प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्लेआम को रोक दिया था? उस समय पर दिल्ली में किसका शासन था जिसके शासनकाल में नादिर शाह वहां पर आया और उसने कत्लेआम मचाया? जब इतना कत्लेआम हुआ तो वो राजा कौन था जिसने नादिर शाह को रोकने के लिए रिक्वेस्ट करी और वो रुक गया? तो वो राजा थे अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या आसिफ जहां। तो सही कौन था? वो थे आसिफ जहां, जो उस समय वहां के शासक थे और उन्होंने नादिर शाह से रिक्वेस्ट करी तो वो रुक गया था। प्रश्न संख्या 28 है, लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन ने किन्हें गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया था? किसे नचाया था? भारतवासियों को, श्रीलंकाइयों को, गरीबों को, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था? गरम तवे के हिसाब से के तरीके से उन्होंने भारत की धरती को कर दिया था। क्यों, कैसे कर दिया था? क्योंकि उन्होंने यहाँ के नियम कायदे सब कुछ इतना टफ कर दिया था कि जो है भारतीय लोग ना उस पर से हट पा रहे थे और ना उस पर रुक पा रहे थे। तो वो थे नचाने वाले, कौन थे? वो भारतवासियों के लिए था। भारतवासियों के लिए यहाँ भारत की धरती उन्होंने गर्म तवे के समान कर दी थी। प्रश्न संख्या 29 है, भारत की अनपढ़ प्रजा किस राजकुमार के गीत गाया करती थी? कौन सा ऐसा
जो है था जिसके गीत गाया करती थी और उनको अपने लोकगीतों में उन्होंने शामिल किया हुआ था। सिद्धार्थ, सुल्तान, अशोक या पृथ्वीराज। तो भारत की अनपढ़ प्रजा जो है वो नर सुल्तान के गीत गाया करती थी। तो नर सुल्तान की पूरी एक कहानी आपको बताई गई थी ना पार्ट में, कि किस तरीके से वो यहाँ आता है, बहुत दिन गुजारता है और यहाँ से जब जाता है तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भेंटें देता है, उनका शुक्रिया अदा करता है और उसके इस विनम्र भाव की वजह से लोग उसे अपने गीतों में शामिल कर लेते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं उन गीतों में। तो किसकी गीतों में? वो है नर सुल्तान की। प्रश्न संख्या 30 है, लॉर्ड कर्जन समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक नापसंद करते थे? कौन सा ऐसा वर्ग है जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे? शिक्षित वर्ग, अनपढ़ वर्ग, निर्धन वर्ग या धनी वर्ग? तो ऐसा कौन सा वर्ग था जिसे लॉर्ड कर्जन बिल्कुल पसंद नहीं करते थे? वो वर्ग था शिक्षित वर्ग। अब उसको नापसंद करने का कारण क्या था? देखिए क्या था, धनी वर्ग को वो पसंद करते थे। कारण ये था क्योंकि उनसे धन लेना आसान था और चूंकि वो खुद ही लालची होते थे इसलिए उन्हें अपने हिसाब से भी नचाया जा सकता था, इसलिए उनसे तो उनको नापसंद करने का कोई सवाल नहीं उठता। निर्धन और अनपढ़ वर्ग पर वो अपना शासन बहुत आसानी से कर सकते थे, उनके ऊपर अत्याचार कर सकते थे, उन्हें प्रताड़ित कर सकते थे, इसलिए उनको भी नापसंद करने का सवाल नहीं उठता। फिर बचता है शिक्षित वर्ग। शिक्षित वर्ग ऐसा वर्ग है जो लॉर्ड कर्जन द्वारा लगाए गए नियम कायदों के विरोध में खड़ा हो जाता था, उनके खिलाफ आंदोलन चलाता था, इसलिए जो है वो इस वर्ग को बहुत अधिक नापसंद किया करते थे। जो लोग शिक्षित होते थे, शिक्षा प्राप्त किए हुए, उनको बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करते थे। प्रश्न संख्या 31 है, लॉर्ड कर्जन की क्या जिद थी? अब उन्होंने कौन सी जिद थी जिसे वो करना ही चाहते थे? बिहार विभाजन, पाकिस्तान विभाजन, बंगाल विभाजन या इनमें से कोई नहीं? तो लॉर्ड कर्जन के नाम जो विभाजन रहा, सबसे पहला जो भारत का विभाजन रहा वो था बंग विच्छेद अर्थात बंगाल विभाजन। तो ये चीज ऐसी थी जिसको उन्होंने जिद मान ली थी कि ये करना है। 8 करोड़ लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करी, उस समय भारत की जनसंख्या इतनी थी, रिक्वेस्ट करी कि नहीं आप इसको मत करिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना और उन्होंने वो बंगाल विभाजन किया ही किया। तो इस तरीके से ये उनकी जिद थी। प्रश्न संख्या 32 है, लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश शासकों को किस बात की धमकी देते थे? किस बात की वो धमकी देते थे? देश छोड़ने की, इस्तीफा देने की, मारने की या इनमें से कोई नहीं? कौन सी ऐसी धमकी दी थी? उन्होंने भाई वो अब काउंसिल में अपने मन से 2 लोगों को शामिल करना चाहते थे, तो उन्होंने मना कर दिया अंग्रेज सरकार ने कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं करोगे तो मैं वायसराय के पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो ये धमकी उन्होंने दी थी और ये धमकी ही उन पर उल्टी पड़ गई क्योंकि अंग्रेजी सरकार द्वारा उस धमकी को मान लिया गया था और उनको एक्सेप्ट कर लिया गया उनका त्यागपत्र। उनसे बोला कि भाई ये जाइए आप वापस ब्रिटेन चले जाइए। तो उन्होंने किस चीज की धमकी दी थी? वो दी थी इस्तीफा देने की धमकी, यानी कि मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर देता हूं कि मैं अब वायसराय के पद पे नहीं रहूंगा अगर आपने हमारे मन के 2 व्यक्तियों को नहीं चुना तो। प्रश्न संख्या 33 है, लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार वायसराय बनकर आए? तो कितनी बार आए हैं? वो 2 बार वायसराय बनकर आए हैं। 1 बार, 3 बार, 2 बार या 1 बार भी नहीं। तो कितनी बार आए थे? वो 2 बार वायसराय बनकर आए थे। तो 1 बार तो उन्होंने 5 साल का पूरा वक्त कंप्लीट किया था, मगर दूसरी बार वो पहले साल में ही हटा दिए गए थे। प्रश्न संख्या 34 है, लॉर्ड कर्जन की ताल पर कौन नाचते थे? ताल पर यानी कि वो बोले भाई तुम्हें ये काम करना है वो करो, तुमसे बोला वो काम करो। तो ताल मतलब होती है ना, जैसे अब ये चीज क्यों, ताल पर नाचना एक मुहावरा है। अब ये ऐसा क्यों बोला गया यहाँ पर, क्यों इसको हुआ कि जो नर्तक होते हैं जो नाचते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जिस तरह की बीट्स होती है उसी तरह के उनके स्टेप्स होते हैं। तो ये ताल देने का काम कौन करता है? जो म्यूजिशियंस होते हैं, मतलब जो म्यूजिक को डिसाइड करते हैं कि हाँ इस तरीके से म्यूजिक होना चाहिए या जो कुछ भी है। तो यहाँ पर वो ताल देने का काम कौन कर रहे थे? लॉर्ड कर्जन दे रहे थे। और इस पर नाच कौन रहे थे? हाकिम, वकील, राजा या गरीब। तो यहाँ पर कौन नाचते थे उनके पर? वो है हाकिम। हाकिम का मतलब होता है
जो बहुत ही बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग रहते हैं, उनको हम लोग हाकिम कहते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, भारत में जितने भी प्रधान शासक आए उनका अंत में क्या हश्र हुआ? जितने भी प्रधान शासक आए, बड़े बड़े जो शासक हैं, उनका हश्र क्या हुआ? यहां से जाना पड़ा, यहीं बसना पड़ा, धन दौलत का त्याग करना पड़ा, या मृत्यु हो गई? तो ये जो प्रधान शासक आए उनको क्या पड़ा? यहां से जाना पड़ा। अब जैसे आप देखिए, भारत एक ऐसी भूमि रही, यहाँ हमेशा लोग इसको लूटने के दम से आते रहे। आप अगर भारत का इतिहास जाकर पढ़ोगे तो बहुत सारे लोग आए। अब जैसे अंग्रेजों से पहले मुगल आए थे ना, मुगलों ने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया, सब कुछ किया, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ बसे नहीं, उनकी बहुत सारी पीढ़ियाँ यहाँ पर बसी, यहाँ शासन किया, सब कुछ किया, लेकिन अंत में क्या हुआ? उस मुगल शासन को उखाड़ने के लिए अंग्रेज आ गए, उन्हें यहाँ से जाना पड़ा, मुगलों को। तो इस तरीके से जो कोई भी आया उसे अंत में क्या हुआ? यहाँ से जाना ही पड़ा। अंग्रेज आए, अंग्रेजों को भी देखो यहाँ से जाना पड़ा, 200 साल राज किया, राज करने के बाद यहाँ से जाना पड़ा। तो वही चीज इन्होंने बताई यहाँ पर। प्रश्न संख्या 36 है, लॉर्ड कर्जन का स्वभाव कैसा था? अब उनका जो नेचर था वो किस तरीके से था? मधुर, विनम्र, जिद्दी या उदार? तो उनका किस तरीके से उनका स्वभाव था? जिद्दी। वो जो चीज मन में ठान लें कि हमें ऐसा करना है, हम वैसा ही करके दम लेंगे। मतलब उनके अंदर ये चीज नहीं थी कि उन्होंने छोड़ दिया या सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं। उन्होंने जो चीज अपने मन में ठान ली उसको वो उन्हें कंप्लीट ही करना होता था कि नहीं, मेरे को ऐसा करना है तो हम करेंगे। प्रश्न संख्या 37 है, कैंसर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अब यहाँ पर जो कैंसर एक ऐसा रोग होता है जो अगर लग जाए तो वो लाइलाज है, अभी तक कहते हैं उसका इलाज नहीं बना। तो ये शब्द इस पार्ट में किन के लिए इस्तेमाल किया गया है? तानाशाह जर्मन शासकों के लिए, रूस के तानाशाह शासकों के लिए, अमेरिका के तानाशाह शासकों के लिए, या भारत के तानाशाह शासकों के लिए? तो ये किसके लिए कैंसर शब्द इस्तेमाल किया गया है? वो तानाशाह जर्मन के शासकों के लिए, क्योंकि ये ऐसे शासक हुआ करते थे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रूर हुआ करते थे, इसलिए उनके लिए ये कैंसर शब्द का मतलब अगर वो कहीं पहुंच गए तो समझ लिए वो जमीन बच नहीं सकती, मतलब उसका खत्म होना 100% तय था। प्रश्न संख्या 38 है, लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार आए? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? जैसे कि बताया गया है वो 2 बार आए हैं। बिछड़ने के समय बैर भाव छूटकर किस रस का आविर्भाव होता है? अब जब हम किसी से अलग होते हैं, हम मान लीजिए जैसे अब मेरा कोई ऐसा है मैं जिसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, तो वो क्या हुआ, मेरे अंदर बैर भाव की फीलिंग है उस व्यक्ति के लिए। अब जब वो मुझसे बिछड़ रहा है, जा रहा है, मुझे पता है कि वो हमेशा के लिए चला जाएगा यहाँ से, तो अब एक तरीके से तो मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो घड़ी बिछड़ने की है तो वहां पर खुश होने वाला एक पल जो है वो आ ही नहीं सकता। तो फिर कौन से रस का आविर्भाव होगा, मतलब कौन से रस की उत्पत्ति होगी? हास्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस या वीर रस? तो वहां पर जो रस की होगी वो है शांत रस। शांत रस क्या होता है? शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है आपका? भक्ति, मतलब जहां पर हमें बहुत शोक हो, तकलीफ हो, है ना, तो वो जो भाव है जहां पर हम मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो यहां पर उन्होंने करुण रस, करुणोत्पादक रस बोला है ना, जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं शांत रस को, इसको हम आपको कैसे एक्सप्लेन करें? हाँ, ऐसे कर सकते हैं कि जहां पर हम हर एक चीज को भूल जाते हैं, सारी चीजें भूल जाते हैं, सिर्फ उस व्यक्ति पे हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है जो हमसे दूर जा रहा है। माना कि वो हमसे जितना भी बैर रखता हो, हमें बिल्कुल भी नापसंद ना हो, लेकिन उसके जाते समय जो है ना, हम सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ हमारा ध्यान उसके जाने पर और उसके जाने के बाद जो खालीपन है उस एहसास पर टिक जाता है। प्रश्न संख्या 40 है, लॉर्ड कर्जन दूसरी बार भारत आने पर कहां उतरे थे? भाई पहली बार वायसराय बने 5 साल के लिए, फिर उसके बाद चले गए, फिर दोबारा वायसराय बनके उनको दोबारा भारत भेजा गया। तो जब दूसरी बार वो आए तो कहां पर उतरे थे? अब उस समय एरोप्लेन तो चलते नहीं चलते थे ना,
तो फिर क्या था, वो किस चीज से आए होंगे, जाहिर सी बात है पानी के रास्ते। ब्रिटेन से यहाँ आना है तो पानी के रास्ते आए होंगे, यानी समुद्र के रास्ते, तो जहाज से आए तो कहाँ पर उतरे होंगे, मद्रास, कलकत्ता, बंबई और दिल्ली। तो दिल्ली तो आप सीधे सीधे खारिज कर दो, क्यों, क्योंकि भाई वहां पर कोई पोर्ट नहीं है। तो फिर वो कहाँ पर आए, वो आए बंबई में। बंबई समुद्र किनारे, क्योंकि दिल्ली तो समुद्र किनारे नहीं है तो वहां तो उतर नहीं सकते, और ना उस समय एरोप्लेन्स थे, तो वो सीधे सीधे कहाँ उतरे, बंबई में। प्रश्न संख्या 41 है, शिव शंभू के चिट्ठे कैसी रचना है। अब शिव शंभू, जैसे ये जो हमारे सामने रखा गया है विदाई संभाषण, ये शिव शंभू के चिट्ठे से ही लिया गया है, तो उसके अंदर कई ऐसी रचनाएं हैं, क्योंकि वो पूरा एक संग्रह है। तो वो किस तरह का संग्रह, ये पूछा गया है, किस तरह के उसके अंदर जो है रचनाएं रखी गई हैं। संस्मरण है, आलोचना है, व्यंग रचना है, उपन्यास है। तो शिव शंभू के चिट्ठे जो बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित है, इसके अंदर जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी व्यंग्यात्मक रचनाएं, जहां पर हम किसी ना किसी को तंज कर रहे हैं, यानी इन्हें किसी न किसी को टीज कर रहे हैं, किसी पर व्यंग कर रहे हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है कुछ कह रहा है तो उसको हम डायरेक्टली नहीं कहकर इनडायरेक्टली जिसे हम टीज करते हैं, वहां पर ये सारी चीजें कि नहीं तुमने ऐसा किया, ये डायरेक्टली नहीं करके, हाँ ठीक है तुमने ऐसा किया लेकिन इससे भी अच्छा तुम इस तरीके से कर सकते थे, या तुम्हारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बुरा। तो मतलब हम घुमा फिराकर उसे उसकी गलती डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली बताएं, और उसको बताएं कि जो उसने किया वो गलत किया। तो इस तरह की रचनाएं क्या कहलाती हैं, व्यंग। जैसे यहाँ पर कर्जन को यहाँ पर विदाई दी जा रही थी, ठीक है, तो विदाई देने के लिए जो भाषण बोला गया उसमें जाहिर सी बात है उसका शोक तो था, लेकिन उनके द्वारा किए गए सारे कृत्यों को उनको गिना दिया गया कि आपने इतने सारे कृत्य किए, ये गलत था, ये था। मतलब वहां पर आपको डायरेक्ट आपको दोष नहीं दिया गया, लेकिन उसको जो है ना इस तरीके से पेश किया गया ताकि उनको थोड़ा सा तकलीफ हो कि हाँ हमारे द्वारा कुछ गलत कम, उनको एक तरीके से रियलाइज कराने के लिए कि हाँ ये आपका गलती थी। प्रश्न संख्या 42 है, लॉर्ड कर्जन ने भारत में क्या करने की कोशिश करी थी। अब वो जिस तरीके का शासन चला रहे थे तो वो क्या करना चाहते थे भारत में, सरकारी निरंकुशता स्थापित करने के लिए, अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की, भारतीय शासन स्थापित करने की, या अपना वर्चस्व स्थापित करने की। तो अब देखिए यहाँ पर लॉर्ड कर्जन जो है वो अंग्रेजी शासन के नुमाइंदे बनकर आए थे, एक वायसराय बनकर आए थे, और वे यहाँ पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। भाई उनका वर्चस्व तो था, पूरे भारत पे था, लेकिन वो वर्चस्व बना रहे ज्यादा समय के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तौर पर, ये कोशिश यहाँ पर आकर लॉर्ड कर्जन ने करी। क्यों, क्योंकि यहाँ के संसाधनों को लूट कर वो लोग ले जाते थे कहाँ, ब्रिटेन। तो इसकी वजह से जो भारतीय हैं वो गरीब से गरीब होते जा रहे थे, कंडीशन बुरी होती जा रही थी। तो यहाँ पर उन्होंने अपना उपनिवेश तो बनाया, भाई अंग्रेजों ने भारत को क्या बनाया, अपना उपनिवेश बनाया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर उपनिवेश बनाने के लिए यहाँ की जनता की तरफ तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ उपनिवेश बनाने का सिर्फ उनका एक कारण था कि भारत को लूट के लेकर ब्रिटेन को भरो, ये उनका काम था, क्योंकि यहाँ की धन दौलत सब कुछ वो लूट कर एक एक करके ले जा रहे थे, ये चीज सामने दिख रही थी। तो यहाँ पर चाहते थे कि यहाँ की जनता इतनी कमजोर हो जाए कि वो जो है वो रिवोल्ट कर ही नहीं पाए, तो इसलिए इतने कड़े नियम लगाए जा रहे थे उनके ऊपर। लेकिन भाई अगर हम कहते हैं ना, तकलीफ होती है कि पहले थोड़ी होती है तो बर्दाश्त करते हैं, थोड़ी होती है बर्दाश्त, लेकिन जब एक हद के बाहर बढ़ जाती है तो हम चीख उठते हैं। और वही काम भारतीयों के साथ हुआ कि वो काम तो ऐसा कर रहे थे कि भाई वर्चस्व स्थापित भी कर लिया उन्होंने, लेकिन उसके चक्कर में उन्होंने एक तानाशाह बन के काम किया, यहाँ की जनता पर ध्यान नहीं दिया, और जिसका नतीजा आगे चल के उनको भुगतना पड़ा था। प्रश्न संख्या 43 है, लॉर्ड कर्जन किसके पक्षधर थे, सरकारी निरंकुशता के, स्वशासन के, ईश्वरीय शासन के, या भारतीय शासन के। तो ये जो चार ऑप्शंस दिए इसमें तो आप देखकर ही समझ गए होंगे किस तरीके का शासन। वो जो पक्षधर थे वे थे सरकारी निरंकुशता के। अब सरकारी उस समय भारत की सरकार यहाँ नहीं थी, यहाँ पे किसकी थी, अंग्रेजों की सरकार थी, और वो चाहते थे कि यहाँ पर अंग्रेजी सरकार निरंकुश रूप से काम करे, यानी कि कोई भी उसके शासन में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करने पाए, इस तरीके का शासन वो चाहते थे।
प्रश्न संख्या 44 है, लॉर्ड कर्जन ने किसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था? वो कौन था जिसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया था? यात्रा करने की स्वतंत्रता पर, आंदोलन करने की स्वतंत्रता पर, नमक बनाने की स्वतंत्रता पर, या प्रेस की स्वतंत्रता पर? तो उन्होंने वो जो प्रतिबंध लगाया था वो था प्रेस की स्वतंत्रता पर। अब देखिए क्या ना, अब हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हमारे यहाँ प्रेस को पूरी तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन जब अंग्रेज सरकार थी तो वहां पर प्रेस के ऊपर प्रतिबंध किसका था? सरकार का। यानी कि प्रेस वहां खुलकर अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती थी। इवन उन्होंने पूरी तरीके से ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी वाला जो फंडा होता है ना, इस पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया था। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अंग्रेज सरकार के खिलाफ बोलेगा तो 4 लोग उसके साथ हो जाएंगे। इसलिए वो कोई भी व्यक्ति जो किसी तरह का ऐसा कोई डॉक्यूमेंट छाप नहीं सकता था, कोई कुछ कह नहीं सकता था जिससे अंग्रेज के विरुद्ध किसी तरीके का काम हो। इसीलिए उन्होंने प्रेस पर पाबंदी लगा दी कि प्रेस से जितनी भी चीजें रिलीज होंगी वो सिर्फ अंग्रेजी सरकार के पक्ष की ही रिलीज होंगी, उसके पक्ष विपक्ष में कोई भी चीज रिलीज नहीं की जाएगी। प्रश्न संख्या 45 है, राजकुमार नरसुल्तान के जीवन में जब संकट आया था तो उसने अपने जीवन के कुछ साल कहाँ बिताए थे? वो कौन सी जगह है जिस जगह आकर उसने अपने कुछ साल बिताए? आमेरगढ़, सुमेरगढ़, नरवरगढ़ और विजयगढ़। तो उन्होंने कहां पर बिताए थे? वो थे नरवगढ़ में। कौन से थे? नरवगढ़ में उन्होंने अपने कुछ साल बिताए थे। और जब वहां पर बिताने के बाद वो वापस गए तो बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करते हुए गए थे। प्रश्न संख्या 46 है, नरवगढ़ में अपने घर लौटते वक्त राजकुमार नरसुल्तान ने क्या किया था? जब वो वापस लौट रहे थे नरवगढ़ से तो उन्होंने क्या किया था? सभी को पशु प्रदान किए थे, सभी को ढेर सारे हीरे जवाहरात प्रदान किए थे, सभी को ढेर सारे तोहफे दिए थे, नरवगढ़ को प्रणाम कर उसका शुक्रिया अदा किया था। अब चूंकि कहते ना हमारे अच्छे वक्त में तो हमारे साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जब हम परेशान हो, दुखी हो, तब हमें देखना पड़ता है कि हमने क्या कमाया है, अर्थात हमने कितने लोग हमारे उस मुश्किल के वक्त में हमारा साथ देते हैं। एक्चुअल वही समय होता है हमारे अपने रिश्ते और हमारे अपने कर्मों को परखने का। अब अगर हमारे बुरे वक्त में हमारे कोई साथ नहीं आए तो उसका मतलब है कि हमारे कर्म अच्छे नहीं रहे, हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं रहा। लेकिन जब नरसुल्तान था उसका बुरा वक्त आया तब नरवगढ़ के लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया कि हाँ, तब उसे समझ में आया कि ये लोग सही में हमारे सच्चे हमदर्द हैं। और ऐसे लोगों का आभार हम जो है किसी भी चीज़ से चुका नहीं सकते कि हम उन्हें बहुत सारा पैसा दें या सब कुछ दें, इससे हम उनके एहसान को नहीं चुका सकते। तो उन्होंने सबसे अच्छा बेस्ट तरीका हाथ जोड़कर उन्हें जो है प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद अता फरमाया था। तो नरवगढ़ को प्रणाम कर उसका शुक्रिया अदा किया था। तो अब यहाँ पे नरवगढ़ का नाम क्यों? क्योंकि वहां से क्या हुआ, सभी लोगों का धन्यवाद की बात आ जाती है। प्रश्न संख्या 47 है, बलशाली गाय से बिछड़ने पर रोज उससे मार खाने वाली दुर्बल गाय को कैसा लगा? अब शिव शंभू जी की 2 गायें का उदाहरण यहाँ पर जो है बालमुकुंद जी ने दिया। एक गाय बहुत शक्तिशाली थी और एक कमजोर थी। अब शक्तिशाली डेली जो है वो कमजोर गाय को परेशान करती, मारती। तो शिव शंभू जी ने क्या किया कि जो शक्तिशाली गाय थी वो उठाकर जो है पुरोहित को दान में दे दी। अब तो उस जाने के बाद कमजोर गाय को तो प्रसन्न होना चाहिए कि भाई उसको कोई परेशान नहीं कर रहा, लेकिन इसके विपरीत हुआ। जो कमजोर गाय थी जिसको वो शक्तिशाली गाय रोज परेशान करती थी वो खुश नहीं हुई, वो बल्कि क्या हुई, बहुत प्रसन्न हुई, बहुत दुखी हुई, अच्छे से भोजन करने लगी या प्राण त्याग दिए। तो उसने क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा दुखी हुई। क्यों? माना कि वो ऐसी थी जो उनको डेली परेशान करती थी लेकिन रहती उसके साथ थी। उसी यहाँ पर उन्होंने यहाँ उदाहरण दिया भारतवासियों और कर्जन के माध्यम से, कर्जन का जो है एक के लिए उन्होंने इस उदाहरण को प्रस्तुत किया। कर्जन वो शक्तिशाली गाय के रूप में था कि किस तरीके से वो कमजोर गाय अर्थात भारतवासियों को कितना परेशान करता था। लेकिन आज जब उनके जाने का समय है तो भारतवासी दुखी हैं,
जैसे कि वो दुर्बल गाय जो है वो बहुत परेशान थी शक्तिशाली गाय के जाने के बाद में। तो ये उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने शिव शंभू जी की 2 गायों का जो है उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रश्न संख्या 48 है, लेखक के अनुसार बिछड़ने के समय मन में किस रस का आविर्भाव होता है? श्रृंगार रस, वियोग रस, शांत रस या विभत्स रस? तो उस समय जो होता है वो है वियोग रस का। देखिए अब यहां पर मैं आपको बता दूं, जो पहले ऑप्शन दिए थे उसमें हमने शांत रस बताया, मगर इसमें वियोग रस बताया, क्योंकि इसमें वियोग रस का ऑप्शन है। वियोग का मतलब क्या होता है? बिछड़ना। तो इसलिए यहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा? वियोग रस। प्रश्न संख्या 49 है, लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन ने एक इशारे पर क्या होता था? क्या होता था? लड़ाई, प्रलय, समझौता या इनमें से कोई नहीं। लॉर्ड कर्जन अगर एक इशारा कर दे तो क्या होता था? प्रलय आता था। यानी कि भाई वो तो एक क्रूर शासक था ही, तो जाहिर सी बात है उसके द्वारा किए गए जो भी फैसले होंगे वो क्रूर ही रहेंगे, तो उसके द्वारा किए गए इशारे पर प्रलय आ जाया करता था। यानी कि वो ऐसे नियम और कायदे लागू करता था जो लोगों के लिए सही नहीं हुआ करते थे। प्रश्न संख्या 50 है, नींद और भूख हराम करने का अर्थ क्या है? नींद और भूख समाप्त होना, नींद और भूख में आराम करना, परेशानी में डालना या आराम करना? तो नींद और भूख हराम करने का मतलब होता है परेशानी में डालना या परेशानी में पड़ना, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तब हमें ना भूख लगती है और ना ही नींद आती है, इसलिए इस मुहावरे को यहाँ रखा गया है। तो यहाँ पर 50 प्रश्न हमने एमसीक्यूज आपको इस पार्ट के कराए, लेकिन अभी भी मैं आपसे बोलूंगी कि जब भी आप एमसीक्यू रेडी कर रहे हैं किसी भी चैप्टर के, तो सबसे पहले आपके लिए जो जरूरी है वो है चैप्टर को पढ़ना। उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं आप सब पढ़ डालो, जहां पर लेखक का परिचय, उसकी रचनाएं, उसके पुरस्कार, उसकी मृत्यु, उसकी भाषागत विशेषताएं, पाठ परिचय, पाठ शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, सब कुछ आपको पढ़ना है अगर आप एमसीक्यूज अच्छे से रेडी करना चाहते हैं तो एक बार अगर आप सब कुछ रेडी कर लो तो एमसीक्यूज में प्रश्न कहीं से भी पूछो, हम आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इस पार्ट के एमसीक्यूज ही नहीं, हमने सारे ही पैटर्न कंप्लीट कराए हैं। ये सारे पैटर्न आपको मिल रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर आपको सिर्फ 11th के नहीं, आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री में दिए जाते हैं, तो इन्हें आप देखिए। और ये सभी वीडियो आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे, और हमारा ऐप जिसे आप डाउनलोड करके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आराम से देखिए, बढ़िया से देखिए, बिना किसी स्ट्रेस के देखिए, लेकिन जितनी टाइम भी आपको मिल रहा है, जब भी आप देखना चाहते हो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखो, ताकि एक ही बार में हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। लेकिन अभी और भी चैप्टर बाकी हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।